नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। और ये एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के वीडियोज खास तौर पर बनाए जा रहे हैं मेरे साथी अध्यापकगण के लिए और जो बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उनके लिए, क्योंकि उन्हें पता है कि एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ने का बहुत ज्यादा महत्व है। तो पिछले पार्ट में हमने स्टार्ट किया था लेसन नंबर 10। तो उसमें हम पढ़ रहे थे जो लिविंग बीइंग है, आपकी जीवित प्राणी है, उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब क्या क्या विशेषताएं हैं। कुछ चीजें हमने पढ़ ली थी इसमें और कुछ आज हम डिस्कस करेंगे। तो यदि आपने पहले वाला पार्ट नहीं देखा है या फिर आप कंप्लीट एनसीईआरटी साइंस लाइन बाय लाइन पढ़ना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए, वहां पे आपको कंप्लीट बुक लाइन बाय लाइन समझाई गई है। यदि आपको किसी टॉपिक में डाउट लगता है तो आप कमेंट कर दीजिए, सर हमें ये चीज समझ में नहीं आई। तो चलिए आज का हमारा लेक्चर उसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए, ऑल लिविंग बीइंग रिप्रोड्यूस कि जो सभी चीजें हैं वो क्या करती है, लिविंग बीइंग है, आपकी जीवित प्राणी है, वो क्या करते हैं, आप रिप्रोड्यूस करते हैं, मतलब जनन, क्या बोलते हैं, जनन, बच्चे को जन्म देना, मतलब अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाना, इसको बोलते हैं जनन। रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू वंस और वंस ओन काइंड, कि अपनी ही प्रकार के नए संतान पैदा करना आपका क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन कहलाता है। जब कोई जीव है वो अपने ही प्रकार की अपने बच्चे को जन्म देता है ना, उसको रिप्रोडक्शन बोलते हैं। हिंदी में हम इसको जनन बोलते हैं। वाई इज रिप्रोडक्शन नेसेसरी, कि जो आपका रिप्रोडक्शन है वो क्यों जरूरी है। इट इज नेसेसरी फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, ये जो लाइफ की निरंतरता को बनाए रखने के लिए, कंटिन्यूटी क्या होता है, निरंतरता, कि आपका जीवन, जो जीवन है पृथ्वी पे, वो कभी खत्म नहीं हो। यदि एक ही पीढ़ी रहेगी और वो अपने बच्चे पैदा नहीं करेगी तो एक समय आएगा वो पीढ़ी खत्म हो जाएगी, उसके बच्चे नहीं होंगे तो जीवन ही खत्म हो जाएगा। तो रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है, इट इज फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, की लाइफ की निरंतरता को बनाए रखने के लिए। When a living being is not able to exhibit all of the above mentioned characteristics, कि जब ये आपका कोई भी लिविंग बीइंग है और जो हमने ऊपर विशेषताएं पढ़ी हैं, यदि उसमें वो नहीं है ना, विशेषताएं, एक भी विशेषता की कमी है, डिस्पाइट द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल रिसोर्सेज, कि सारे रिसोर्सेज उसके पास है, फूड भी है, एयर भी, वाटर, लेकिन ऊपर हमने जो विशेषताएं पढ़ी हैं वो विशेषताएं अगर नहीं है तो उसको हम कहेंगे डेड, कि वो लिविंग थिंग आपकी मर चुकी है। Needed for being alive, it is said to be dead from the above discussion, कि ऊपर वाले डिस्कशन है जो हमने किया, जो भी पाठ में पढ़ा है, we can understand that, अब हम ये समझ चुके हैं, all living beings, अब वो कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको याद कर लेना, कि सजीव और निर्जीव में आपका क्या अंतर है, आपका लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में क्या अंतर है। शेयर सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, की जो आपकी सजीव चीजें हैं उनमें ये विशेषताएं आपकी होती है, गुण होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑल लिविंग बीइंग्स शो मूवमेंट, कि पहला कौन सा आपका, मूवमेंट का। दे नीड फूड, कि उनको क्या है, भोजन चाहिए। दूसरा क्या है, भोजन का, वे सभी क्या है, भोजन चाहिए उनको भी। एंड दे ग्रो, वे बढ़ती हैं, ये आपका तीसरा हो गया। दे आल्सो रिस्पायर, वे श्वसन प्रक्रिया आपकी करती हैं। रिप्रोड्यूस, जनन करती है। एक्सक्रिएट, मतलब वो आपका उत्सर्जन करती हैं। रिस्पोंड टू स्टिमुली, कि वो स्टिमुली को रिस्पोंड करती है, ये हिंदी बोलते हैं उद्दीपन भी। एंड इवेंचुअली डाई, और वे मरती भी हैं। Absence of any of these features indicate that they are not non-living thing, कि यदि इनमें से कोई भी ऐसी विशेषता, ऐसा गुण जो किसी चीज में नहीं है तो हम उसको नॉन लिविंग थिंग कहेंगे। Now that you know how to identify a living being, अब आप समझ चुके हैं कि लिविंग बीइंग को हम किस प्रकार से जाने। आप देख लेना, इनमें से कोई भी एक गुण आप पकड़ना, चाहे वो बच्चे पैदा करने वाला हो। इस पेन से लेता हूँ, क्या अपने बच्चे पैदा करता है, ये नॉन लिविंग है। क्या ये पेन बढ़ता है धीरे धीरे, नॉन लिविंग है। क्या ये पेन खाना खाता है, एक्स्ट्रा मटेरियल निकालता है, नॉन लिविंग है। और जितनी भी आपको कैरेक्टरिस्टिक बताई इनमें से अगर एक भी, क्या पेन कभी मरेगा, खाली हो जाएगा, लेकिन हम उसे मरना नहीं करते, हम फिर से उसमें आपका रिफिल कर देंगे, फिर ये चलने लगेगा। तो ये आप समझ में आ गई होगी बात है आपको। नाउ दैट यू नो हाउ टू आइडेंटिफाई लिविंग बीइंग, फिल अप द रिमेनिंग टू कॉलम, जो आपने आपका कॉलम दो पर टेबल थी 10 पॉइंट में, उसमें हमने लिविंग और नॉन लिविंग थिंग को आपने क्या किया था, अलग अलग किया था, कि बताया था कुछ चीजें आपको दे रखी थी, लिविंग और नॉन लिविंग आपको दे रखी थी। अब आपको क्या है
कि अब दोबारा से आपको चेक करना वो चीज लिविंग है या नॉन लिविंग, और उसका कारण बताना कि आपने कैसे पता चला कि ये आपकी नॉन लिविंग है या फिर लिविंग है। इन विच कैटेगरी वुड यू प्लेस ए सीड, लिविंग और नॉन लिविंग, व्हाई? अब देखिए ये एक क्वेश्चन बनता है कि आप बीज को लिविंग में रखेंगे या नॉन लिविंग में रखेंगे। देखिए जब बीज ऐसे पता चलता है जब उसको उगने के लिए, अंकुरित होने के लिए, जर्मिनेशन के लिए कोई कंडीशन न मिले तो क्या होगा, वो डेड की श्रेणी में आएगा। लेकिन हम उसको डेड की श्रेणी में मतलब नॉन लिविंग की श्रेणी में नहीं मानते, हम उसको लिविंग की श्रेणी में लेते हैं, क्योंकि जब भी उसको क्या है उपयुक्त चीजें मिलती हैं, मतलब आपको वायु मिल गई, उसको नमी मिल गई, ठीक है, एयर एंड मॉइस्चर अगर उसको मिल गया तो वो ग्रोथ करना स्टार्ट कर देता है, वो पौधा बन जाता है। इसलिए आपका जो बीज है उसको हम लिविंग में इंक्लूड करते हैं। ये चीज समझ में आ गई आपको? लेट्स एक्सप्लोर हाउ ए सीड जर्मिनेट, कि किस प्रकार एक बीज है जर्मिनेट मतलब अंकुरित होता है। टू ऑब्जर्व सम ऑफ दीज एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक इन प्लांट। एसेंशियल कंडीशन फॉर जर्मिनेशन ऑफ ए सीड, कि एक बीज को अंकुरित होने के लिए कौन सी एसेंशियल कंडीशंस हैं। हैव यू ऑब्जर्व्ड ए सीड जर्मिनेटिंग, क्या आपने देखा है कि एक बीज अंकुरित होता हुआ कि पौधा वो उगता हुआ भी। यू माइट हैव वंडर्ड दैट व्हाट कंडीशन आर रिक्वायर्ड फॉर जर्मिनेशन ऑफ ए सीड, तो आपको ये आश्चर्य भी हुआ होगा कि कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस है जो एक आपका जो सीड है वो आपका जर्मिनेट हो जाए, मतलब वो उसमें से पौधा निकल आए, फ्रूट निकल आए, वो अंकुरित हो जाए। What condition do you think are required for seed germination? आपके हिसाब से कौन सी ऐसी कंडीशन है जो चाहिए बीज को अंकुरित होने के लिए? How will you investigate whether these conditions have an effect on the germination of a seed? और आप किस प्रकार से ये एक्सपेरिमेंट करोगे कि जो आपने कंडीशन सोची वो जरूरी है या फिर नहीं है। आप एक्सपेरिमेंट के द्वारा, जैसे आपने मान लिया कि जैसे सूर्य की धूप चाहिए भी, ठीक है, आपने मान, लेकिन आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा क्या वास्तव में जर्मिनेशन के लिए सूर्य की धूप जरूरी है। तो आइए उस एक्सपेरिमेंट की तरफ हम चलते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट है आपका, देख लीजिए ऊपर लिखी हुई ना, ये बात यही लिखी हुई है कि आपको 4 आइडेंटिकल ये आपको पोर्ट्स लेने हैं, इनमें आपने मिट्टी भर दी, चीजें क्लियर है। ये आपने अंधेरे में रख दिया, इस पोर्ट में क्या है आपने पानी पूरी तरह से ऊपर तक फिल कर दिया, और इसमें आपने क्या कर दिया कि पानी नहीं डाला इसमें आपने, ठीक है, इसमें आप पानी भी डाल रहे हैं और ऊपर बिल्कुल धीरे धीरे इसमें आपने पानी पोर्ट डी विद मॉइस्ट सोइल केप्ट इन द डायरेक्ट सनलाइट, और ये डायरेक्ट सनलाइट में डाला गया है और इसमें मॉइस्ट आप पानी भी डाल रहे हैं। तो ये चार चीजें आपकी हो गई। इसमें सनलाइट है, देखिए पहली कंडीशन मैं आपको बता देता हूँ, पहले आपको क्लियर करवा देता हूँ कि क्या क्या चीजें क्या क्या नहीं। इसमें पोर्ट केप्ट इन द डायरेक्ट सनलाइट, नो वाटर, इसमें पानी नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि पानी के बिना क्या है जर्मिनेशन नहीं होगा, तो ये आपका नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये कहता है कि पोर्ट बी केप्ट इन डायरेक्ट सनलाइट, एक्सेस वाटर, बहुत ज्यादा पानी है यहाँ पे, तो बहुत ज्यादा पानी है ना, तो यहाँ पे क्या कंडीशन आपको दी गई कि जो हवा नहीं जा पाएगी, क्योंकि आपको एयर जरूर चाहिए जर्मिनेशन के लिए। अब वो डिपेंड करता है कि क्या ये और कहीं से एयर ले सकता है, बिल्कुल ऊपर से आपने रख दिया तो एयर इसको नहीं मिलेगी, जब तक पानी भरा रहेगा इसके ऊपर स्तर पर तब तक जो आपका ये जर्मिनेट नहीं होगा भी। ये आपका समझ में चल रहा है। यहाँ पे देखिए मॉइस्चर भी है और एयर भी है, जो एयर कहाँ से मिलेगी इसको, जो मिट्टी के कणों के बीच में जो एयर होती है ना, उसको ही क्या है जो आपका सीड है वो क्या यूज कर देगा। तो यहाँ पे क्या, पोर्ट सी विद मॉइस्ट सोइल केप्ट इन द डार्क, सूर्य की रोशनी की जरूरत नहीं, एयर इसको मिल जाएगी, तो ये आपका जर्मिनेट हो जाएगा। अब ये पोर्ट डी विद मॉइस्ट सोइल केप्ट इन डायरेक्ट सनलाइट, तो ये भी आपका जर्मिनेट हो जाएगा क्योंकि एयर इसको भी मिल जाएगी। तो मतलब सनलाइट आपका इंपॉर्टेंट नहीं है, आप यहाँ से सिर्फ दो ही चीज चाहिए कि आपको एयर, आपके जो सीड है ना उसको जर्मिनेट होने के लिए आपको एक तो एयर बहुत ज्यादा जरूरी है, और दूसरी चीज है आपकी मॉइस्चर मतलब वाटर। दोनों का कॉम्बिनेशन अगर संतुलित मात्रा में होगा तो बीज आपका जर्मिनेट हो जाएगा, सीड जर्मिनेट हो जाएगा। सनलाइट नॉट इम्पोर्टेंट, हाँ
कुछ ऐसे इसके अपवाद होते हैं, एक्सेप्शन होते हैं कि जो स्पेशल टाइप के आपके पौधे होंगे 5 मिल जाएंगे आपको, 10 मिल जाएंगे, जिनको क्या चाहिए, जर्मिनेट होने के लिए सनलाइट चाहिए, और कुछ ऐसे भी हैं जिनको नहीं चाहिए, बिल्कुल जो अंधेरे में आपको रखने पड़ते हैं। तो ये देखिए कि सनलाइट आपका इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है, कि मैक्सिमम जो बीज है उनको सनलाइट की जरूरत नहीं होती। हाँ, जब वो उग आते हैं ना, पौधे बन जाते हैं, जब वो अंकुरित हो जाते हैं, जर्मिनेट हो जाते हैं, तब उनको सनलाइट की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन आप ध्यान रखना कि जर्मिनेशन में आपको सनलाइट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये आपको पोर्ट BABCD के बारे में सब कुछ बता रखा है कि इसमें क्या है क्या नहीं, वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी। Indicate the ability of the air, sunlight and water for the seed in these of cases। आप सब कुछ देखिए कि किस केस में आपको तीनों चीजें मिल रही हैं। ठीक है, एयर, सनलाइट एंड वाटर, तीन चीजें आपको दे रखी है। तो ए पोर्ट में देख लीजिए क्या क्या चीजें मिल रही है, तो आप लिख देंगे एक्टिविटी में। In case of table 10.2, when a seed turns into a sprout, तो उसको बोलते हैं, अंकुरित को बोलते हैं स्प्राउट। क्या बोलते हैं? स्प्राउट। जब बीज आपका जर्मिनेट हो जाता है ना, और उसमें से ग्रीन कलर के दो आपके लेक लगा लीजिए, या फिर उसमें से निकल आता है जो पौधा छोटा सा, तो उसको बोलते हैं स्प्राउट। क्या बोलते हैं? स्प्राउट। इट इज सेड टू हैव जर्मिनेटेड, और ये कहा जाएगा कि जर्मिनेटेड हो गया, आपका अंकुरित हो गया। Predict whether the seeds in each pot will germinate. Record your prediction for each pot kept under different conditions। और आप अपने क्या जो भी ऑब्जर्वेशन है, जो भी आपकी प्रेडिक्शन है, उसको आप नोट कर लीजिए कि कौन से पोट में आपका अंकुरित हुआ है। तो सबसे पहले देखिए ए, देखिए ए आपका ये, मैं आपको टेबल का बताता हूँ आपको कि ए इन द डायरेक्ट सनलाइट एंड विदाउट वाटर, कि आपका क्या डायरेक्ट ये सनलाइट में है, तो यहाँ पे सनलाइट मिल रही है, एयर भी आपको मिल रही है, वाटर नहीं है, तो प्रोडक्शन आप हमारी क्या है? नो। फिर आप ऑब्जर्वेशन करना कि ये चीजें कर लेना आप, चाहे आपके घर पे छोटे छोटे ग्लासेज में कर लेना, छोटे छोटे आप ले लेना, और ये सारे कंडीशन आप कर सकते हो। आपका इनडायरेक्ट सनलाइट इन एक्सेस वाटर, यदि एक्सेस अगर वाटर हो गया तो एयर की सप्लाई रुक जाएगी, एयर नहीं मिलेगी। आपको आगे बात समझ में, सनलाइट आपकी है और एक्सेस वाटर है, लेकिन एयर की वहां पे अनुपस्थिति हो जाएगी, क्योंकि बहुत ज्यादा वाटर होने पर क्या होता है कि एयर की कमी हो जाती है। इनकम्प्लीट डायरेक्ट एंड मॉइस्ट सॉइल, आपका डायरेक्ट है तो सनलाइट आपको नहीं मिलेगी, लेकिन एयर भी मिल जाएगी और आपको वाटर भी मिल जाएगा। और मैंने बताया कि जर्मिनेशन के लिए दो चीजें जरूरी है, एयर और वाटर। जिस कंडीशन में एयर और वाटर मिल गया, वहां पे आपका जर्मिनेट यस होगा भी। तो कर दो इनडायरेक्ट सनलाइट एंड मॉइस्ट सोइल, की मॉइस्ट अगर सोइल तो मतलब वाटर भी मिल गया, एयर भी मिल गया, और डायरेक्ट सनलाइट सनलाइट मिल गई, तो जर्मिनेट वो हो जाएगा। मेन कंडीशन है हमारी एयर एंड वाटर। मॉइस्ट अगर है तो ये समझ जाना नमी है, तो वो समझ वाटर आपको मिल चुका, लेकिन वाटर एक्सेस नहीं होना चाहिए। ये चीज आपको आगे बात समझ में। अब क्या करना है, Regularly observe the pots of 7 to 10 days to check the states of germination। आपको 7 से 10 दिन के अंदर आपको पता लग जाएगा, और आप ये खुद एक्टिविटी खुद करेंगे तो आपका जो पर्सनल एक्सपीरियंस होगा, आप बच्चे हैं तो भी कर सकते हैं, और यदि आप टीचर हैं तो बच्चों को ये चीज करवा सकते हैं क्लास में, कि आप किसी भी एक चीज में आपको पोट लेने जरूरी नहीं, गमले बड़े बड़े छोटे छोटे कप ले लीजिए, तो उसमें ये चीजें बच्चों के साथ करिए, बच्चों को काफी अच्छा लगेगा, स्टूडेंट्स को। To record your observation, table 10.2, compare your predictions with your observation। कि अपनी जो predictions है वो अपनी ऑब्जर्वेशन के साथ मैच कीजिए, कि आपने अंदाजा क्या लगाया था और आपका रिजल्ट क्या आया। डू यू थिंक सनलाइट इज नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड? क्या आप सोचते हैं कि जो सनलाइट है वो आपकी जरूरी है जर्मिनेशन के लिए, अंकुरित होने के लिए, स्प्राउट बनने के लिए बीज से? Do these seed in all the pot receive air? क्या ये सभी सीड हैं जो बीज है इनको एयर मिल रही है? वाटर एंड सनलाइट, क्या ये तीनों चीज मिल रही है इनको? आपको देखना है कि तीनों चीज हमने नोटिस की थी ना, कि किसमें एयर, वाटर और सनलाइट मिल रही है। इज देयर एनी पोट इन विच एयर इज नॉट अवेलेबल टू द सीड्स? क्या कोई ऐसा पोट है इन चारों में जिसमें से किसी को एयर नहीं मिल रही? If so, why is not available? What happens to the seeds in the pot where water is provided in excess?
कि उस पोर्ट के साथ क्या हुआ जहां वाटर बहुत ज्यादा एक्सेस मात्रा में प्रोवाइड किया गया था, क्योंकि आपको बताया था कि जो एयर यूज होगी ना वो कहां पर यूज होगी, जो मिट्टी के स्पेस के बीच में, मिट्टी के जो कण है मॉलिक्यूल्स उनके बीच में जो एयर प्रेजेंट है वो आपका जो सीड है वो यूज करेगा। लेकिन एक्सेस वाटर होने के बाद न तो वहां एयर रह पाती है और न वो स्पेस रह पाता है, तो क्या है जो आपका सीड है उसको एयर नहीं मिल पाती। Which seed receive both air and water? Identify the pores where you can notice the germination of seed. अब आप पहचान लेंगे कि एक्सेस वाटर वाले में क्या है, आपको एयर नहीं मिल रही, जहां एयर नहीं मिली उसमें क्या होगा, आपका जर्मिनेशन नहीं होगा। और देख लेना, और जिसमें वाटर नहीं मिला उसमें भी जर्मिनेशन नहीं होगा। और ध्यान रखना कि वाटर का आपको मॉइस्चर फॉर्म दे रखी है, मॉइस्चर मतलब नमी है, तो वाटर अवेलेबल है, ये बात आप ध्यान रखना। Do your observation match with your predictions? Write possible reason in favor of your observation in table 10.2। और आपको रीजन भी लिखना है कि क्यों जर्मिनेट नहीं हुआ। आप लिख सकते हैं प्रेजेंस ऑफ एयर एंड वाटर, कि उसमें प्रेजेंस थी हवा और पानी की, ठीक है। और जो जर्मिनेट न हो उसमें आप लिख सकते हैं एब्सेंस ऑफ दिस थिंग, कि आपकी एयर की एब्सेंस थी या फिर वाटर की एब्सेंस थी, या फिर एक्सेस वाटर होने के कारण एयर की एब्सेंस रहेगी। तो आपको कारण जरूर लिखते क्यों जर्मिनेट नहीं हुआ। Based on your observation, state the condition which favor your seed germination। अब आपने ऑब्जर्वेशन देख लिया, अब आपको बताना है कि एक सीड को जर्मिनेट होने के लिए कौन कौन सी कंडीशंस चाहिए। तो चलिए मैं आपको कंडीशंस बता देता हूँ। Which of the following are essential for seed germination? एयर, वाटर एंड सनलाइट की तीन हमने कंडीशंस दी थी, आपकी एयर, वाटर एंड सनलाइट। आपको अब तक पता चल चुका होगा कि एक सीड के जर्मिनेशन के लिए एयर और वाटर आपको दोनों चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंपेयर द अवेलेबल कंडीशन इन ईच पोस्ट। जर्मिनेशन ऑफ बीन सीड्स रिक्वायर्ड द अमाउंट ऑफ वाटर एंड एयर। क्या चाहिए उसको, राइट अमाउंट ऑफ वाटर एंड एयर। मैंने कहा था ना राइट अमाउंट, वाटर ये नहीं कि आपने ज्यादा दे दिया, राइट अमाउंट चाहिएगा, मतलब एक संतुलित, न ज्यादा न बिल्कुल कम। व्हाई डू दिस सीड रिक्वायर दीज कंडीशन फॉर द जर्मिनेशन। लेकिन उनको ये चीज क्यों चाहिए, वाटर और एयर। अरे बात समझ में। Do you think that the absence of one or more of these conditions will affect the germination? क्या आप सोचते हैं यदि इनमें से एक चीज नहीं होगी ना तो क्या वो असर डालेगी किस पे, जर्मिनेशन पे, ठीक है। अगर इनमें से कोई चीज नहीं होगी तो क्या वो जर्मिनेशन पे असर डालेगी, तो ये चीज हम देख लेते हैं एक बार। Let's understand how these conditions help in seed germination। ये जो कंडीशंस है आपकी किस प्रकार से सीड जर्मिनेशन में सहायता करती है, बीजों के अंकुरण में सहायता करती है, कौन सी, एयर एंड वाटर। तो सबसे पहले द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन हैव बीन सीन एक्टिविटी 10.2। हम एक्टिविटी 10.2 देखते हैं भी। वाटर क्या करता है कि सीड्स रिक्वायर्ड वाटर फॉर जर्मिनेशन, की अंकुरित होने के लिए उसको क्या चाहिए, वाटर चाहिए। वाटर का काम क्या है, water enable the seeds to carry out the processes necessary for their growth, कि जो उसको उसके ग्रोथ के लिए है, उसके विकास के लिए जो चीजें चाहिए वो कंडीशन वाटर बना के देता है। अब वो कौन सा काम वाटर करता है, आप ये चीज देखिए। द आउटर कवरिंग ऑफ द सीड इज कॉल्ड सीड कोट। जो उसका बाहरी आवरण है ना, बाहरी कवर है, उसको हम बोलते हैं सीड कोट। Water soften the seed coat and helps the teeny embryo inside it to develop into a plant। कि जो टीनी एम्ब्रायो होता है ना, भ्रूण होता है, आप मान लीजिए कि एम्ब्रायो बोलते हैं इसको, कि उसको बाहर आने में मदद करता है। लेकिन जब ये सूखा होता है ना, ये कोई हमारा सीड है, इसके ऊपर इसका ये सीड कोट है, बाहरी आवरण है। अगर ये सूखा होगा ना तो ये अंदर जो एम्ब्रायो है ये बाहर नहीं आ पाएगा। तो वाटर क्या करता है, इसको सीड कोट को क्या बना देता है, सॉफ्ट बना देता है, ताकि ये एम्ब्रायो को बाहर निकलने में परेशानी न हो, ठीक है। एयर एंड सोयल। अब हम बात करते हैं एयर और सोयल की। सीड नीड एयर फॉर जर्मिनेशन, कि आपको क्या है कि जर्मिनेशन के लिए एयर की आवश्यकता पड़ती है। दे यूज एयर अवेलेबल इन द स्पेसेस बिटवीन द सोयल पार्टिकल। तो कौन सी एयर को यूज करते हैं, जो सोयल पार्टिकल्स हैं
तो उनके बीच में जो एयर होती है तो उनको उस एयर को प्रयोग करते हैं। मोरओवर स्पेसेस बिटवीन दीज ऑयल पार्टिकल्स अलो रूट्स टू ग्रो इजीली। और दूसरा काम है ये जो स्पेस होता है आपका इसके बीच में, मिट्टी के बीच में, तो ये स्पेस क्या उसकी रूट्स हैं उसको भी बढ़ने में क्या करता है, मदद करता है। लाइट एंड डार्क कंडीशन। अब हम बात करते हैं कि सनलाइट और उसकी भी, ठीक है। आपने एयर का यूज जान लिया और आपने वाटर का यूज जान लिया। अब हम देखते हैं कि क्या लाइट जरूरी है या फिर डार्कनेस जरूरी, अंधेरा जरूरी है। We have learned that for has the bean seeds, presence of light is not essential for their germination। जब हमने बीन सीड लिया था तो हमें लाइट कोई एसेंशियल नहीं थी, लाइट की कोई जरूरत नहीं थी जर्मिनेशन में। इन जनरल मोस्ट सीड डू नॉट रिक्वायर लाइट फॉर जर्मिनेशन। की कहा कि यदि हम सामान्य तौर पे देखें तो ज्यादातर जो बीज होते हैं ना उनको सनलाइट की कोई आवश्यकता नहीं होती। बट आफ्टर जर्मिनेशन, लेकिन जर्मिनेशन के बाद सनलाइट इज रिक्वायर्ड फॉर देयर ग्रोथ ऑफ दी सीडिंग। कि आपके जो ये अंकुरित आपका होगा, स्प्राउट आपका निकल चुका है, तो उसके बाद उन्हें सनलाइट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उसके जब पत्ते निकल आते हैं, लीव्स निकल आते हैं, तो प्रकाश फोटोसिंथेसिस प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि उन्हें आगे वृद्धि करने के लिए खाना चाहिएगा और एनर्जी चाहिएगी। वो एनर्जी कहाँ से मिलेगी, जब वो प्रकाश संश्लेषण आपकी फोटोसिंथेसिस रिएक्शन आपकी होनी स्टार्ट हो जाएगी और फोटोसिंथेसिस रिएक्शन आपकी होगी सनलाइट में, तो इसलिए बाद में सनलाइट की आवश्यकता पड़ेगी, आपका जर्मिनेशन में सनलाइट की आवश्यकता नहीं होगी। ये चीजें क्लियर हुई आपको यहाँ से। इसने कहा कुछ अपवाद, मैंने कहा था ना कुछ अपवाद हो सकते हैं आपकी। सम सीड्स ऑफ जैसे फ्लावरिंग प्लांट लाइक कोलियस एंड पिटोनिया है रिक्वायर्ड लाइट टू जर्मिनेट। ये आपके अपवाद हैं, आपके एक्सेप्शन है कि जैसे कोलियस और ये पिटोनिया है ना, तो इनको क्या चाहिए, जर्मिनेशन के लिए लाइट चाहिए। कवरिंग द सीड विद द सोइल इनहिबिटेड देयर स्प्राउटिंग। सीड्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट लाइक ये कैलेंडुला एंड जिनिया नीड डायरेक्टनेस। तो इनको क्या चाहिए कि स्पेशल प्रकार के, ये आपके यहाँ पे दो आपको पौधे दे दिए, इनको तो क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए भी, ठीक है। यदि हम इनको मिट्टी से ढक देंगे ना विद द इनविटेड स्प्राउटिंग सीड ऑफ फ्लोर, ये आपके क्या होंगे, ये आपके स्प्राउट नहीं होंगे, ये इनको क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए, लाइट में ही होंगे। अगर ढक देंगे तो अंधेरा हो जाएगा, तो लेकिन तो थोड़े थोड़े क्या है ये ऊपर से दिखने चाहिए भी, ठीक है। और जो आपके दो दिए हैं आपके कैलेंडुला एंड जिनिया, तो इनको क्या चाहिए, डार्कनेस चाहिए। दीज सीड्स शुड बी कवर्ड विद सफिशिएंट सॉइल। इनको थोड़ा सा मतलब ज्यादा मिट्टी में दबाना पड़ता है ताकि सनलाइट न पहुंचे। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई, यहाँ तक आपकी चीजें कवर हुई। कोई भी डाउट है आपको तो कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर हमें ये चीज नहीं है। आप बैठे बैठे बस आराम से सुनते जाइए, आप टेंशन फ्री होके। अब हम बात करते हैं इन द चैप्टर माइंडफुल ईटिंग। हमने एक चैप्टर पढ़ा माइंडफुल ईटिंग, a path to a healthy body। You have learned that human beings need a balanced diet। कि ह्यूमन को क्या चाहिए, एक बैलेंस डाइट चाहिए, संतुलित आहार चाहिए और एक गुड हेल्थ, एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए, एंड प्रॉपर ग्रोथ, और प्रॉपर ग्रोथ के लिए। सिमिलरली प्लांट्स टू नीड फेवरेबल कंडीशंस एंड न्यूट्रिएंट्स फॉर देयर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो उसी प्रकार पौधों को भी क्या चाहिए, उनके अनुसार उनकी जो उनको सही सपोर्ट करे ऐसी कंडीशंस चाहिए और न्यूट्रिएंट चाहिए उनकी प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। व्हाट अदर कंडीशंस डू यू थिंक वुड अफेक्ट सीड जर्मिनेशन। तो इसके अलावा कौन सी ऐसी कंडीशंस है जो सीड के जर्मिनेशन को प्रभावित कर सकती है। वो आपकी तापमान हो जाएगा, टेम्परेचर हो जाएगा, ठीक है। आपका एनवायरनमेंट में ना टेम्परेचर तो जरूर प्रोवाइड करेगा उसके जर्मिनेशन को, ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। मॉइस्चर आपको बता ही दिया पहले कि मॉइस्चर प्रोवाइड करेगी। इन एक्टिविटी 10.1 व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग्स व्हिच मेड यू प्लेस प्लांट इन लिविंग बीइंग्स। इसमें कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस है पौधों की जो इसको लिविंग बीइंग में शामिल करती है। तो आपको बता दिया ग्रोथ भी है इसमें आपकी, ठीक है, रिप्रोडक्शन भी है, एक्सक्रिएशन भी है प्लांट में, ठीक है। तो जो कंडीशन आपको चाहिए, स्टिमुली भी है आपका प्लांट्स में, ठीक। अब आपका ध्यान जाता होगा कि जो प्लांट्स है ना,
मूवमेंट नहीं होगी प्लांट में भी। अब आपकी बात आपको थी कि मैंने आपको बताया था कि एक भी कैरेक्टरिस्टिक अगर नहीं है तो समझ जाना कि वो लिविंग नहीं है। तो क्या प्लांट में मूवमेंट नहीं है? तो आपको मूवमेंट का मतलब ले गए आप मोशन कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। ऐसे मूवमेंट का मतलब यहाँ पे है कि वो मूवमेंट को शो करते हैं या नहीं करते। अब आपको क्लियर हो जाएगा कि प्लांट किस प्रकार से मूव करते हैं। Do the plant growth in activity 10.2? There are any other characteristic of living being these the plants show? Let's study another characteristic that can be seen clearly in plants growth and movement. अब हमें growth and movement देखना है। तो growth तो आप समझ चुके होंगे कि वो बड़े होते जाते हैं, धीरे 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 बड़ा पेड़ बन जाते हैं। और मूवमेंट और हम देख लेते हैं मूवमेंट, ठीक है। हाउ डू प्लांट रिस्पॉन्ड टू सनलाइट, कि किस प्रकार से वो सनलाइट को रिस्पॉन्ड करते हैं। डज सनलाइट अफेक्ट द डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, तो क्या सनलाइट है उसके ग्रोथ को इफेक्ट करती है या फिर नहीं करती है। इन विच डायरेक्शन वुड द रूट एंड शूट ऑफ ए प्लांट ग्रो एंड मूव इन द प्लांट इज प्लेस्ड इनवर्टेड, कि किस प्रकार से मतलब किस डायरेक्शन में आपकी जो ये रूट जाएगी और किस डायरेक्शन में आपकी ये जो ऊपर का हिस्सा ना अप्रोच बोलते हैं उसको हिंदी में, तो वो ऊपर की ओर बढ़ेगा। जैसे तने वाला हिस्सा ना उसकी मैं बात कर रहा हूँ ताकि आपको आसानी समझ में आ जाए कि वो किस साइड जाएगा। यदि हम उसको उल्टा कर देते हैं स्प्राउट को, तो क्या जड़ को अगर हम किसी पौधे की जड़ को ऊपर की साइड कर दें और तने को नीचे की साइड कर दें, तो क्या जड़ ऊपर की ओर बढ़ने लगेगी और तना नीचे की ओर आने लगेगा। वो सब एक्सपेरिमेंट हम यहाँ पे देखेंगे। हाउ वुड यू डिजाइन एन एक्टिविटी टू फाइंड एन आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस, तो इन क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए आपको मैं एक एक्टिविटी डिजाइन करने की बताता हूँ। और ये एक्टिविटी देखिए कि ऊपर जो चीजें बताई गई ना, 3-4 लाइनें हम आए हैं, वो इसी कारण बताई गई है कि आपको क्या करना है कि 3 ये लेने हैं आपको। इसमें देखिए कि पहले में जो प्लांट है आपका ये बिल्कुल सीधा लगा दिया गया ऐसे, ठीक है। ग्लास का है और सनलाइट है इसके चारों तरफ से आ रही है। ये कि अपराइट प्लांट केप्ट इन सनलाइट फ्रॉम ऑल डायरेक्शन, की सभी डायरेक्शन से क्या आ रही है, लाइट आ रही है। और दूसरा है इन्वर्टेड प्लांट केप्ट इन सनलाइट फ्रॉम ऑल डायरेक्शन, और यहाँ पे ये पौधा उल्टा लगा दिया गया, इन्वर्ट करके इसकी जड़ ऊपर कर दी गई है। और एक ये पौधा है यहाँ पे, ये क्या है आपका कार्डबोर्ड है, और सिर्फ जो लाइट आ रही है ना इस होल में से आ रही है। ये बात आ गई आपको समझ में तीनों में। तो हम देखेंगे कि किस प्रकार से इफेक्ट पड़ता है, कि हम इसे कुछ दिन तक रखेंगे 5-10 दिन के लिए, और हम देखते हैं क्या जो हमने पौधा उल्टा लगाया क्या इसकी जड़ ऊपर ही जाएगी, क्या तनाई नीचे की ओर बढ़ेगा या फिर अपनी डायरेक्शन चेंज करता है। तो हमें क्या करना है कि इसमें पानी में डालते रहना। इन ईच केस लेट द बॉटम ऑफ द ब्लोटिंग पेपर गेट completely wet by soaking in the water. In this way, the seedling will get the moisture from the wet blotting paper. आपको ब्लोटिंग पेपर रखना है ताकि क्या है कि जो जड़ें हैं उनकी क्या मिलता रहे, उनको पानी मिलता रहे, मॉइस्चर मिलता रहे, नहीं तो वो आपके सूख जाएंगे। ठीक, आपको लिख दिया, आपको सनलाइट में रख दिया। पोजीशन भी करसी shown in the figure 10.6, place a cardboard box in such a way that the seedling gets light from one direction only। तो आपने जो तीसरा था ना, आपको वो इस प्रकार से रखना है कि उसको एक साइड से क्या मिले, सनलाइट मिले, कि आप 3 साइड से बंद कर दिया, एक साइड से होल में से सनलाइट आ रही है। From one side only through a small circular hole, fill the table tank with your prediction or observation। फिर आपको टेबल भरनी है कि जो आपका था कि ये देखिए आपको टेबल से समझ में आ जाएगी सारी चीजें। बीकर ये था आपका, डायरेक्शन ऑफ सनलाइट कहां से आ रही थी, उसमें चारों साइड से आ रही थी। डायरेक्शन ऑफ प्लांट जो क्या थी, अपराइट थी, प्लांट सीधा खड़ा था। सूट रूट, सूट और ये आपका रूट इसको बोलते हैं। तो इसकी जो डायरेक्शन थी वो कैसी थी, सूट की भी, तो सूट की डायरेक्शन जब प्लांट सीधा था तो इसकी ऊपर थी और रूट की नीचे। आपकी ऑब्जर्वेशन में क्या पाया कि ऑब्जर्वेशन में भी आपको यही मिला कि आपने बिल्कुल सत्य है। तो जो दूसरा प्लांट था जो हमने उल्टा करके लगा दिया था ऐसे कि उसकी जड़ तो क्या कर दी थी हमने, नीचे कर दी थी, और जो प्लांट था वो क्या था, ऊपर की साइड हमने कर दिया था। तो ये जो प्लांट है आपका, तो इसमें जो सूट है, सूट मतलब जो उसका ऊपर का हिस्सा ना, जिस साइड पेड़ बढ़ता तना होता है, टहनियां होती, वो भी। अब आप अंदाजा लगाइए कि हमने पेड़ उल्टा करके लगाया था तो जड़ है वो ऊपर
ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी? तो कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर ऊपर जाएगी जड़ें, कुछ कह रहे हैं सर जड़ें वापस नीचे आ जाएंगी, कुछ सॉरी ये सूट है कि ऊपर जाएगा नीचे की ओर बढ़े, उसी प्रकार जड़ कुछ कहेंगे नीचे कुछ ऊपर। तो बच्चों में इनमें क्या कंफ्यूजन हो रहा है? तो कंफ्यूजन बता दूंगा मैं आपको, सारे टेबल आप यहाँ पे तो आपको प्रेडिक्शन लगानी है, बाद में आपको रियल बात यहाँ पे लिखनी है, अपनी ऑब्जर्वेशन कि वास्तव में क्या हुआ। जब एक साइड से प्रकाश आ रहा था, जो आपका पौधा तो बिल्कुल सही था, लेकिन जो लाइट आ रही थी सनलाइट, वो एक साइड से आ रही थी। अब हमें देखना है कि ये जो सूट है उसकी डायरेक्शन क्या है, रूट की क्या है, तो ये आप अंदाजा लगा लेंगे। आप प्रेडिक्शन में तो आपको क्या करना है, गैस करना है, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है। और ऑब्जर्वेशन में आपको लिखना है कि जब आपने वास्तव में एक्सपेरिमेंट करके देखा तो क्या हुआ अभी। तो चलिए, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ ऑफ रूट एंड शूट इन बिकर एबीसी। तो हम देख लेते हैं कि हमारे एक्सपेरिमेंट के साथ क्या हुआ, आखिर क्या ऑब्जर्वेशन हमने नोटिस की। ओनली ऑब्जर्वेशन, डू यू प्रेडिक्शन मैच योर ऑब्जर्वेशन, व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम दिस एक्टिविटी। और ये देख लीजिए आपके क्या हुआ अभी। जो पौधा हमारा सीधा था अभी, क्या था, बिल्कुल सीधा लगाया था। आपका ये सूट है, ये भी इसका अपराइट है, और रूट है ये भी आपकी नीचे की साइड ही बिल्कुल सही है। लेकिन जो पौधा हमने उल्टा किया था अभी, हमने क्या किया था कि ये जो आपका इसका सूट था ना, वो तो नीचे की साइड कर दिया था। कि इस प्रकार से मान लेते हैं ये आपका ये पौधा हो गया, ठीक है, और ये इसकी क्या होगी, आपकी जड़ें हो गई, ठीक है। तो इसने क्या किया कि ऐसे घूम के वापिस क्या हो गया, सीधा हो गया, ठीक है। और जो जड़ें हमने ऊपर की साइड की थी, जड़ें नीचे की साइड होगी। यहाँ से हमें प्रूव हो गया कि जो आपका सूट है ना, वो ऊपर की डायरेक्शन में मूव करेगा, और जो आपकी रूट है वो हमेशा डाउनवर्ड आपकी सोइल की तरफ मूव करेगी, ग्रेविटी की डायरेक्शन में। तो ये बता रहे कि उसने मूवमेंट नहीं की, क्या अपने आप से मूवमेंट की होगी पौधे ने। तो आप कहते मूवमेंट इसमें प्रेजेंट देखा, आपको दिख गई कि वो मूवमेंट कर रहे हैं, यहाँ से पता चला ना। और यहाँ से देखिए कि ये जो पौधा हमने रखा था कार्डबोर्ड में, जिस साइड से एक होल में से उसकी लाइट आ रही थी, सिर्फ इसमें से आके होल में से आ रही थी, तो ये इस होल की तरफ ही झुक गया, थोड़ा सा बैंड हो गया। इसका मतलब क्या है, आपका ये जो पौधा है सनलाइट की तरफ मूवमेंट करता है, हमें यहाँ से पता चला। तो यहाँ पे फिर ये सीधा क्यों हुआ, क्योंकि इसमें क्या था, चारों तरफ से सनलाइट आ रही थी, इसलिए क्या हो, किसी भी तरफ बैंड नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे एक तरफ से आ रही थी, तो सनलाइट की तरफ क्या हो गया, बैंड हो गया। चीजें आपको समझ में आ गई। तो चलिए अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके और देख लेते हैं हम। ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिजल्ट, कि ये रिजल्ट थे ना, इनके बेसिस पे हमने क्या देखा कि 1 मिनट का टाइम लगेगा, 1 मिनट जस्ट आप वेट कीजिए। ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिजल्ट, कि इस रिजल्ट के एक्सपेरिमेंट के बेस पे हमने देखा, व्हेन द प्लेन इज केप्ट अपराइट, कि जब प्लांट को हम ऊपर की तरफ रखते द रूट ग्रोथ डाउनवर्ड्स एंड द शूट ग्रोथ अपवर्ड, कि जो रूट है वो नीचे की ओर ग्रोथ करती है, और जो शूट है वो आपका अपवर्ड ग्रोथ करता है। ये चीज आपको आ गई समझ में। दूसरा, व्हेन प्लांट इज केप्ट इनवर्टेड, जब हमने पौधे को क्या रख दिया, उल्टा रख दिया, तब द रूट बेंड्स एंड ग्रोज डाउनवर्ड, कि रूट क्या हो गई, बैंड हो गई। जब हमने रूट को तो ऊपर की तरफ कर दिया, पौधे को मुंह नीचे की तरफ कर दिया, लेकिन फिर भी रूट क्या हो गई, कुछ समय बाद वो ऊपर की तरफ मुड़ के वापस नीचे की तरफ आ गई, और जो आपका सूट हो वापस ऊपर की तरफ चला गया। आल्सो सूट बैंड ग्रो अपवर्ड व्हेन द प्लांट गेट्स सनलाइट ओनली फ्रॉम वन डायरेक्शन, जब उसे एक डायरेक्शन में सनलाइट मिली, द सूट ग्रोज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट व्हेन द रूट कंटिन्यू टू ग्रो डाउनवर्ड, कि जो रूट थी वो आपकी नीचे की तरफ आई, जो सूट था वो आपकी सनलाइट की डायरेक्शन में ही ग्रो हुआ। तो ये चीज आपने नोटिस की। अब आपका एक, तो आपको यहाँ से मूवमेंट पता चली ना, प्लांट से किस डायरेक्शन में मूवमेंट करते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं ऐसे कि क्या होगा, ठीक है, कि कौन सी कंडीशन एसेंशियल है जर्मिनेशन के लिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं। तो हम एक साइंटिस्ट के बारे में परिचय कर लेते हैं, जगदीश चंद्र बोस। 1858 से 1937 तक उनका क्या था, जीवन काल। was an Indian scientist who did the fascinating experiments with plant। उन्होंने प्लांट से संबंधित, पौधों से संबंधित बहुत सारे प्रयोग किए, एक्सपेरिमेंट किए। He built a machine called a क्रिस्कोग्राफ,
एक मशीन है जिसको बोलते हैं क्रिस्कोग्राफ, टू रिकॉर्ड हाउ प्लांट रिस्पोंड टू स्टिमुली लाइक लाइट, कि प्लांट है वो स्टिमुली के प्रति कि उद्दीपन के कारण किस प्रकार से रिस्पोंड करते हैं, इनको टच करेगा सनलाइट के प्रति, ठीक है, तो उसको हीट, इलेक्ट्रिसिटी एंड ग्रेविटी की ग्रेविटी के प्रति किस प्रकार से वो रिस्पोंड करती है इन सारी चीजों की। विद दिस मशीन ही कुड मेजर हाउ फास्ट प्लांट ग्रो, कि उन्होंने ये भी मेजर कर सकते इस मशीन के द्वारा कि पौधे किस प्रकार से बढ़ रहे हैं। He also showed the plant can sense and respond to stimuli, उसने ये भी दिखाया कि प्लांट है वो क्या है कि रिस्पोंड कर सकते हैं आपका स्टिमुली, मतलब कि वो कुछ ना कुछ, जैसे आप करते हैं ना, आपको आवाज लगाई किसी ने तो आप देखते हैं एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन, जब भी आप वो स्टिमुली आप पानी डालेंगे तो वो हरे हो जाएंगे, ठीक है, आपने कई दिन तक पानी नहीं डाला वो सूख जाएंगे, ये क्या है, स्टिमुली ही तो है। आपको आगे बात समझ में, तो चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे लाइफ साइकिल ऑफ ए प्लांट। तो थैंक यू वेरी मच, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, यहाँ तक आप देख चुके हैं तो अब इसमें आपको कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। मिलेंगे अगले पार्ट में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।